नमस्कार दोस्तों, द फिजिक्स पोर्टल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने सीखा मूल एवं व्युत्पन्न मात्रक तथा मात्रकों की पद्धतियों के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखेंगे भौतिक राशियों की विमा एवं सार्थक अंक के बारे में। सबसे पहले हम कंसेप्ट पे चर्चा करेंगे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक है आपका भौतिक राशियों की विमा। विमा क्या होती है? तो थोड़ा सा पिछले वीडियो की तरफ चलते हैं। पिछले वीडियो में जब आपने 7 मूल मात्रक पढ़े था, 7 भौतिक राशियों के बारे में हमने पढ़ा था। कौन कौन सी भौतिक राशियां थी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति की तीव्रता। ये 7 मूल राशियों के बारे में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। दोस्तों, आपको लंबाई के लिए, लंबाई को इंग्लिश में लेंथ लिखते हैं, तो लेंथ का एल यूज करना है। उसके बाद द्रव्यमान के लिए आपको मास का एम यूज करना है। समय के लिए टाइम का टी यूज होगा। उसके बाद ताप, ताप के लिए केल्विन का के या कुछ जगह पर थीटा भी यूज हो सकता है। उसके बाद विद्युत धारा, विद्युत धारा के लिए एम्पियर का ए और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल यूज करेंगे। ठीक, विमा पर आने से पहले ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा ले, ये बहुत ज्यादा आपके काम में आने वाली चीज। दोस्तों, जब हम मात्रक लिखते हैं किसी का भी, चलो मैं एक मात्रक लिखता हूं, मान के चलो कि बल का मात्रक लिखते हैं। तो जब बल का आप मात्रक लिखेंगे तो बल का मात्रक किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स 2। स्पेसिफिक मात्रक न्यूटन होता है, पर जो व्युत्पन्न मात्रक है हमने व्युत्पन्न करके बताया था, तो वो ये है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स 2। अब आप किलोग्राम जो है वो किसका मात्रक था? तो द्रव्यमान का मात्रक। तो इसकी जगह मैंने लिया m1, द्रव्यमान की जगह m लेते हैं। मीटर किसका मात्रक था? लंबाई का, तो लंबाई की जगह मैंने l लिया। और सेकेंड टाइम का, यानी कि समय का मात्रक था। मैंने एक विमीय सूत्र, इसको विमीय सूत्र बोलते हैं, लिखा है। अब ये एम, एल और टी ये क्या है आपसे पूछूं तो एम एल टी आप कहेंगे कि यह मूल राशियां है। ठीक है भाई, द्रव्यमान, लंबाई और समय क्या है? मूल राशियां हैं। और मूल राशियों के ऊपर जो घातें लिखी गई है, ठीक है, यहां द्रव्यमान के ऊपर 1 घात लिखी गई है, लंबाई के ऊपर 1 घात लिखी गई है, समय के ऊपर 2 घात लिखी गई है माइनस में। अर्थात मैं ये कहूंगा कि जो द्रव्यमान की विमा है यहां पर 1 है, लंबाई की विमा यहां पर 1 है और समय की विमा यहां पर -2 है। वापस से उसी बात को समझो कि मूल मात्रकों के ऊपर कुछ घातें लिखी हुई है। ठीक, तो मूल मात्रकों के ऊपर व्युत्पन्न मात्रकों की जो घातें लगाई जाती हैं, उन घातों को विमाएं कहते हैं। समझ में आ गई? विमा क्या चीज है ये समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले तो मूल मात्रकों के ऊपर, जो मूल भौतिक राशियां हैं उनके ऊपर जो व्युत्पन्न मात्रकों की जो घातें चढ़ाई जाती है, उसे आप क्या कहते हैं? विमाएं कहते हैं। क्लियर भैया? ठीक, जैसे आपने लिखा लंबाई का वर्ग, क्षेत्रफल को, क्षेत्रफल को लंबाई का वर्ग लिखते कि नहीं लिखते? तो ये जो वर्ग लगा है ऊपर, ये उसकी विमा है। ये सामान्य सी बात है, विमा समझ में आ गई। और ये जो मैंने लिखा है इस ब्रैकेट के अंदर, इसको बोलते हैं विमीय सूत्र। ठीक, भौतिक राशि को हमने सूत्र के रूप में लिख दिया, तो इसको आपने क्या कहा? विमीय सूत्र आपने कहा। M1L(T)−2। विमा समझ में आ गई, विमीय सूत्र समझ में आ गई। अब देखो, जब हम मैकेनिक्स की बात करेंगे, जब हम मैकेनिक्स की बात करेंगे, जब आप मैकेनिक्स की चर्चा करते हैं, ठीक है, मैकेनिक्स के अंदर क्या होता है बच्चों, यानी कि यांत्रिकी के अंदर
आपको एम एल और टी का ही यूज होगा। ठीक, उसके बाद जब हम इलेक्ट्रॉनिक की बात करेंगे, जब आप इलेक्ट्रॉनिक की बात करेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक की जब बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक में एम एल टी और इसके साथ ए का यूज होगा। ठीक है, मैं आपको इसको विमेय सूत्र के रूप में ही लिख देता हूं। ठीक है, इसमें आपका ये जो एम्पियर का ए एक्स्ट्रा आ जाएगा। उसके बाद जब आप ऊष्मागतिकी की बात करेंगे तो ऊष्मागतिकी में द्रव्यमान, लंबाई और समय के साथ साथ केल्विन आ जाता है। जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक में क्या आ गया, ए बी सी, लंबाई, द्रव्यमान और समय के साथ साथ विद्युत धारा आ गई, उसी प्रकार से ऊष्मागतिकी में केल्विन आ जाता है। ये अपने को याद रखना पड़ेगा क्योंकि यहां से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों पहली चीज क्लियर हो गई कि एमएलटी हम मैकेनिक्स में यूज करेंगे यानी यांत्रिकी में यूज करेंगे, उसके साथ ताप आ जाएगा तो चला जाएगा थर्मोडायनेमिक्स में, और उसके साथ विद्युत धारा आ जाएगी तो वो चला जाएगा ऊष्मागतिकी में। हमें विमा के बारे में अभी तक पता चल चुका है, विमीय सूत्र के बारे में भी पता चला है। अब विमीय सूत्र बनाना सीखेंगे। ठीक है, बहुत सारे विमीय सूत्र निकालेंगे जैसे अपन ने सबके मात्रक निकाले थे वैसे ही। ठीक, सबसे पहले बात करें हम लोग यहां से शुरू करते हैं, विमीय सूत्र की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहला विमीय सूत्र हम लोग निकालते हैं बच्चों क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई के लिए भी एल यूज होता है, चौड़ाई के लिए भी एल यूज होता है, ये हो गया एल। अगर आप इसको पूरी तरह से लिखें, यहां इसमें देखो एल ही आ रहा है, अर्थात इसके अंदर केवल लंबाई की विमा है, द्रव्यमान की कोई विमा नहीं इसीलिए m0, समय की भी कोई विमा नहीं इसीलिए ये इसका फॉर्म हो गया, क्योंकि क्षेत्रफल मैकेनिक्स में आता है ना। आगे उस बाकी की लिखने की जरूरत ही नहीं। दूसरे की अगर बात करें, अपन बात करें यहां पर आयतन की, आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, 3 बार आएगा देखो, एल इंटू एल इंटू एल, तो एल क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो m0 एल क्यूब t0। अब आगे से मैं नहीं लिखूंगा, जिसकी विमा 0 है उसके बारे में मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद आयतन के बाद बात करें घनत्व की, तो घनत्व का जो सूत्र होता है दोस्तों वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान के लिए आप m, आयतन के लिए हमारे पास एल क्यूब, तो m1 एल इनवर्स 3t0। ठीक है दोस्तों, अब घनत्व हो गया, द्रव्यमान हो गया। उसके बाद हम यहां पर लेते हैं चौथे नंबर पर, हमने ले लिया चाल या फिर वेग। इसके लिए जो अब हम सूत्र लिखते हैं, चाल का सूत्र सभी जानते हैं, दूरी बटा समय, और वेग का भी पता रहता है सभी को, विस्थापन बटे समय। विस्थापन और दूरी के लिए एल और समय के लिए टी लेते हैं, तो क्या हो जाएगा L1 T इनवर्स 1। ठीक, कुछ और महत्वपूर्ण विमीय सूत्र निकालेंगे, तो फिर अपन ने निकालते हैं इसके बाद ये जो हमारा हो गया है यहाँ पर चाल वेग। चाल वेग के बाद हम लोग निकालते हैं त्वरण का, तो त्वरण का सूत्र वेग बटे, वेग में परिवर्तन बटे समय, और वेग में परिवर्तन के लिए देखो अभी हाल निकाला LT इनवर्स 1। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको, सब चीजें जुड़ी हुई है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो अपन को सब पता होना चाहिए। तो L1 T इनवर्स 1 और समय का हो जाएगा T, तो L1 T इनवर्स 2, ये त्वरण के लिए। त्वरण के बाद आप निकालेंगे बल के लिए, तो बल बराबर हो जाएगा आपका द्रव्यमान गुणित त्वरण। बेसिक में बता रहा हूं, बाकी आप किताबों से लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो सारे हो जाएंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सूत्र याद होगा बन जाएंगे, सामान्य सी बात है, और वो भी धीरे धीरे जब तक फिजिक्स खत्म होगी मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है, कि भाई ये द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है तो क्यों होता है। तो द्रव्यमान के लिए m1 और त्वरण के लिए L1 T इनवर्स 2। बल के बाद हम आएंगे कार्य पर, कार्य बराबर हो गया बल गुणित विस्थापन, तो बल आएगा आपका
m1 L1 T इनवर्स 2 और विस्थापन के लिए आपका हो जाएगा L1 m1 L स्क्वायर T इनवर्स 2। कार्य हो गया। और कार्य का जो होता है वही ऊष्मा का, ऊर्जा का, सबका होता है, क्योंकि जो कार्य होता है वही क्या होती है, ऊर्जा होती है। कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य, ऊर्जा, बल, बल का तो हमको हमेशा याद होना चाहिए, क्योंकि बल से ही सारे विमित सूत्र बन जाते हैं। जैसे शक्ति का आप निकालेंगे तो शक्ति के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, तो शक्ति आपको W/T है ना। तो कार्य का हमारे पास m1 L स्क्वायर T इनवर्स 2 है और टाइम का T, तो m1 L स्क्वायर ये हो जाएगा आपका T इनवर्स। ऐसे आप सभी के कई विमित सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बेसिक से निकालकर बता दिए कैसे निकालना है, क्योंकि बहुत ज्यादा अपन इनमें जाएंगे नहीं, है ना। सभी निकालना है, सूत्र से आप निकाल पाएंगे। मैं मेन कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। अब आगे बढ़ाते हैं उस चीज को, है ना। अगर आप एक आवेश और का भी अपन देख लेते हैं भले। आवेश के लिए होगा धारा गुणित समय, तो धारा के लिए एम्पियर का है और समय का टी, तो ये हो जाएगा आपका 80। बाकी सब चीजें जीरो है। ठीक, उसी प्रकार से आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी निकाल सकते हैं, है ना। आवेश का जब पता है, देखो आवेश का निकाल लिया, तो यहाँ मैं एक और निकाल देता हूँ विद्युत क्षेत्र का। तो F/Q होता है सूत्र, है ना, बल बटे आवेश। बल का mLT-2 और आवेश का AT जो अपन ने निकाला, तो क्या हो गया m1 L1 T इनवर्स 3 A इनवर्स 1। दोस्तों ये एक एक चीज को आपको बड़े प्यार से करना है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आप समझिए यहां पर इनके बारे में अभी हमने जो लिखे हैं, ये सारी मात्रक जो लिखे हैं, विमित सूत्र हमने आपको बताया, मात्रक कल बताए थे। अभी इनके उपयोग, इनके एप्लीकेशंस, इनकी जो एप्लीकेशन है, इनके उपयोग जो है, अनुप्रयोग जो है, अब इनका कहाँ उपयोग करते हैं और उपयोग में कैसे आएंगे। तो देखो मैं पहले इसके उपयोग लिख देता हूं। नंबर 1, समीकरण की सत्यता की जांच, यानी कि समीकरण सही है या गलत, इसका पता लगाना। समीकरण की सत्यता की जांच करना, इसकी सहायता से आप समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हैं। ठीक है भैया, अब इससे रिलेटेड हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। तो जब हमें समीकरण की सत्यता की जांच करना है, तो इसका एक नियम है कि दाईं ओर की विमा और बाईं ओर की विमा अगर बराबर हैं, तो हम ये कहेंगे कि यह समीकरण विमीय दृष्टि से सही है। विमीय दृष्टि से सही होने का मतलब ये नहीं है कि वो समीकरण सही हो। कोई भी समीकरण विमीय दृष्टि से सही है, पर वास्तव में सही हो ये जरूरी नहीं है। ठीक, पहली बात तो एक चीज हमने यहां सीख ली पहले ही, कि विमीय दृष्टि से सही होने का अर्थ यह नहीं है कि समीकरण सही हो। बहुत बढ़िया बात। ठीक, विमीय दृष्टि से अगर समीकरण सही है, मैं उदाहरण से भी बताऊंगा आपको कि विमीय दृष्टि से सही होने का अर्थ यह नहीं होता कि समीकरण सही है। अगर दाईं ओर की विमा और बाईं ओर की विमा सही भी आ जाती है, फिर भी हमें यह नहीं कहना है कि वह समीकरण सही है। मतलब भौतिक रूप से सही होना आवश्यक नहीं है। विमीय दृष्टि से तो सही है, पर वास्तव में सही हो यह जरूरी नहीं है। ठीक है, कैसे, उस कारण पर भी आएंगे, उस चीज को भी समझेंगे। अब एक चीज और समझ लेते हैं, फिर एक एक चीजों को समझना शुरू। एक होता है विमीय समघातता, ठीक है,
अब ये विमीय समघातता क्या है? ठीक, अब देखो विमीय समघातता की बात करने का मतलब है कि जब भी कोई, जैसे मैं एक यहाँ समीकरण लिखता हूं, मैंने लिखा v बराबर u प्लस AT। विमीय समघातता ये कहती है कि समान प्रकार की विमाओं को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो अर्थात देखो मैंने एक समीकरण लिखा, यानी कि u की विमा व AT की विमा समान है। ठीक, इससे ये मालूम पड़ा। या v की विमा u की विमा के समान है, v की विमा AT की विमा के समान है। ठीक है, यानी कि इनकी विमाएं समान है, तभी इनको जोड़ सकते हैं। अर्थात वेग को वेग में जोड़ा जा सकता है, द्रव्यमान को द्रव्यमान में जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है, त्वरण को त्वरण के साथ जोड़ा या घटाया जा सकता है। विपरीत प्रकार की राशि आएगी तो जोड़ा या घटाया या नहीं जाएगा। ये विमीय समघातता बताती है हमें। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया चीज, सारी चीजें आपको एक एक क्लियर होती जा रही है। समीकरण की सत्यता की जांच करना मतलब कि इसका विमाओं का उपयोग है कि अगर दाएं पक्ष की विमा और बाएं पक्ष की विमा यानी एलएचएस की विमा और आरएचएस की विमा यानी एलएचएस की डायमेंशंस और आरएचएस की डायमेंशंस अगर इक्वल हो जाती है तो हम कहेंगे कि इक्वेशन आपका करेक्ट है। पर डायमेंशनली करेक्ट है, विमीय दृष्टि से करेक्ट है, वास्तव में करेक्ट हो ये जरूरी नहीं है। फिर हमने विमीय समघातता का समीकरण ये करने के लिए पढ़ लिया कि भाई वेग को वेग में ही जोड़ा जाएगा, द्रव्यमान को द्रव्यमान में ही जोड़ा जाएगा। अब वेग प्लस वेग करके दो वेग नहीं करना है, वेग प्लस वेग बराबर वेग ही लिखना है। ठीक, यानी कि अगर मुझे L प्लस L करना है, L की विमा में L की विमा अगर दोनों बराबर विमाएं हैं तो आप फाइनली उसको L लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये चीज भी आपकी क्लियर हो गई। अब इससे रिलेटेड अपन कुछ प्रश्न और सवालों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला तो इस चीज को वेरीफाई करते हैं कि विमीय दृष्टि से सही हो, और विमीय दृष्टि से सही होने का अर्थ यह नहीं है कि समीकरण सही है। जैसे कि मैं उदाहरण लेता हूं, हमारे पास समीकरण है 1/2 mv वर्ग। ठीक, ये सभी को पता है कि ये किसका समीकरण है, ये गति का समीकरण। k बराबर 1/2 mv वर्ग लिख दिया मैंने। ठीक, अब 1/2 mv वर्ग मैंने लिखा तो नियतांक की कोई विमा नहीं होती है। एक चीज और अपने दिमाग में बिठाना, पहले भी बोल चुका हूं, नियतांक की कोई विमा नहीं होती है। यहां लिख रहा हूं, नियतांक की विमा नहीं होती है। ठीक, यानी कि इस विधि से नियतांकों की विमा ज्ञात की ही नहीं जा सकती। ये इसका दोष हो सकता है, इसकी कमी हो सकती है। इसकी सीमा में आप याद रखना कि भाई इससे किसी नियतांक की विमा ज्ञात नहीं की जाती। द्रव्यमान के लिए आप लोगों ने लिखना है, यहाँ पर द्रव्यमान है, द्रव्यमान के लिए हम m1 लिखेंगे। उसके बाद आपके पास वेग है और उस वेग के लिए आप LT इनवर्स 1 लिख सकते हैं। जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये स्क्वायर हो जाएगा m1 L स्क्वायर T इनवर्स 2। ठीक है भैया, ये एक बात होगी। अब मैं यहाँ फिर एक समीकरण और लिख रहा हूँ, उसमें लिख रहा हूँ k = mv स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर m और बाकी चीजें वही हैं तो आना वही है, वही विमीय सूत्र आ जाएगा। अब देखो आप लोग यहाँ पर कि ये वाली विमा और ये वाली विमा बराबर है कि नहीं है। अब वास्तव में इस समीकरण को देखो आप, k बराबर 1/2 mv वर्ग गतिज ऊर्जा का समीकरण होता है, सभी को पता है। तो गतिज ऊर्जा का समीकरण हमने लेकर निकाला, तो अगर ये गतिज ऊर्जा का जो मात्रक होता है, विमीय सूत्र होता है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, ये ऊर्जा का विमीय सूत्र देखो, ये ml वर्ग T इनवर्स 2 और वही आया हमारे पास, यानी कि k का ml वर्ग T इनवर्स 2 है और RHS भी है गया। मतलब दोनों तरह की विमाएं तो सही हो गई, समान हो गई। पर दूसरे वाले को भी देखा तो दूसरे वाले में 1/2 नहीं लगाया, फिर भी विमाएं तो बराबर आई, इसकी विमा और इसकी विमा। यानी कि विमाएं तो विमीय दृष्टि से तो ये वाला समीकरण सही है, पर क्या वास्तव में ये वाला समीकरण सही है?
तो ये वाला समीकरण वास्तव में तो गलत है, वास्तव में गलत है, परंतु विमीय दृष्टि से सही है। वास्तव में गलत है परंतु विमीय दृष्टि से यह सही है। तो ये चीज समझनी होगी। यहां तक का भी मामला आपको समझ में आया। ठीक, अब जो दाईं पक्ष की विमा और बाईं पक्ष की विमा बराबर करके दोनों तरफ की विमाएं निकाल के मूर्ख से मूर्ख निकाल लेगा। जैसे अपन ने इसका निकाल ही लिया अभी कि जैसे ये के की थी, ऊर्जा की विमा ये थी और इसमें मान रख के अपन ने निकाल लिया। अगर आप और भी सिद्ध करना चाहें तो गति के समीकरण ले ले, v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उनमें उनके विमी सूत्र रख के हल कर ले। चलो एक आध और बता देता हूँ कि भाई v बराबर यू प्लस ए टी है ना। अब इस समीकरण को भी मैं विमीय दृष्टि से हल करता हूँ। तो देखो v की जगह हो गया आपका एल टी इनवर्स 1, u की जगह हो गया आपका एल टी इनवर्स 1। त्वरण का आपका एल टी इनवर्स 2 होता है और टाइम का t होता है। क्या हो गया एल टी इनवर्स 1 प्लस L1, ये भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ टी इनवर्स 2 है, यहाँ T1 है। अब ये टोटल मिला के क्या हो गया L1 टी इनवर्स 1, क्योंकि मैंने कही दिया था आपको ऐड किया जा सकता है। यानी दोनों तरफ की विमाएं हैं तो ये विमीय दृष्टि से सही है और वास्तव में भी ये समीकरण सही ही है। पर हाँ, अपन इसको ऐसा कह सकते हैं। अब और प्रश्न बनाते हैं, ठीक है, जो विमीय समघातता के उपयोग से बना के देखते हैं। एक समीकरण में यहां लिखता हूं, समीकरण है मेरे पास एफ बराबर ए एक्स या एक्स और ये हो जाएगा बी एक्स वर्ग। ठीक, मैं ए व बी की विमा है, ए व बी की विमा आपको बतानी है। चलो हल करो, देखें ए और बी की विमा क्या हो सकती है। अब आपको विमीय समघातता का जो समीकरण है वो दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा होगा और वो आ रहा होगा कि हाँ यार ये चीज है। तो विमीय समघातता का समीकरण ये कह रहा था, देखो वापस लेके चलता हूं। ये देखो मैंने एक उदाहरण दिया था गति के पहले समीकरण से कि v की विमा, जैसे इस u की विमा और at की विमा एक जैसी है क्योंकि ये आपस में जोड़े गए हैं। फिर देखो इस v की विमा इस u की विमा के बराबर है, उसकी यानी सभी आपस में बराबर होती हैं। यानी कि ये इनको अगर आपस में जोड़ा घटाया गया है तो ये इनकी विमाएं क्या रही होगी, एक ही रही होगी। तो यहाँ पर भी अगर इन दोनों को जोड़ा गया है तो इसकी विमा भी समान रही होगी, ये इसके इक्वल है। तो ये वाली जो टर्म है f वाली, जो f की विमा है वह इस ax की विमा के क्या रही होगी, बराबर रही। ठीक, आपको ab की विमा चाहिए तो a की विमा चाहिए a बराबर f बटा x। इसके अंदर x दूरी है, यहां दिया हुआ आएगा परीक्षा में जो भी प्रश्न आता है, x दूरी है और f बल है। अब बल के लिए मैंने स्टार बनाया था इसीलिए क्योंकि बल सबसे ज्यादा काम में आता है। तो बल की जो विमा है, बल का जो विमीय सूत्र है वो m1 L1 T इनवर्स 2 और इसके लिए L1 हो जाएगा। तो m1 L0 और T इनवर्स ये हो गया। उसके बाद b के लिए निकालना है तो b इज इक्वल्स टू, अब ये जैसे कि आप सीधे लिखेंगे, अब डायरेक्ट हल करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास f इज इक्वल्स टू बी एक्स स्क्वायर, यानी कि b इज इक्वल्स टू f बाई एक्स स्क्वायर। f के लिए आप यूज करेंगे ml T इनवर्स 2 और x के लिए l, यानी ये क्या हो जाएगा l स्क्वायर। तो ये ऊपर जाए क्या हो गया m1, ये L1 है तो ये L इनवर्स 1 हो जाए 2 जाएगा तो L इनवर्स 1 रह जाएगा। ठीक है, ये बहुत सरल सरल चीजें हैं, इनको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। केवल f इसके बराबर रखना है, इसकी विमा इसके बराबर, इसकी विमा इसके बराबर, इतना सरल है और कुछ भी नहीं। एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड मैं करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि कुछ सेकेंड आप इसको रोक कर उसको हल करें। प्रश्न है आपका p प्लस ए बाई वी स्क्वायर और v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये इक्वेशन देखा होगा आप लोगों ने कहीं ना कहीं, पढ़ा तो हम सब ने है। ये वांडरवाल्स इक्वेशन है। वांडरवाल्स इक्वेशन में यहाँ p जो है वो दाब है, v यहाँ वॉल्यूम है, आयतन है। ठीक, अब इसमें a व b की विमा चाहिए,
ए व बी की विमा, विमा हो या मात्रक भी पूछ ले तो भी निकाल सकते हैं। अगर इसमें मात्रक पूछता तो क्या आ जाता, बल के लिए न्यूटन, दूरी के लिए मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, अब आपको विमा पूछिए, रोक कर आप इसको हल करो, वीडियो को रोक दो और वहां हल करो आप, ताकि आपको समझ आए कि ये होगा कैसे एग्जाम में। ठीक, ऐसे प्रश्न आएंगे। अब ए और बी की विमा चाहिए, तो दोस्तों मैंने ये कहा था कि इनको आपस में जिस जिसको जोड़ा जा सकता है, जिस जिसको आपस में जोड़ाया घटाया जा सकता है, उनकी विमाएं समान होती है। तो यहाँ आप ध्यानपूर्वक अगर देखते हैं तो मैंने P को जो है a/v² के साथ जोड़ा हुआ है, यानी कि जो P की विमा है वो a/v² के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, हमें A चाहिए तो A = pv²। बहुत बढ़िया। अब आपको यहाँ P क्या है, दाब है, और V आयतन है, तो आयतन के लिए भी हमने विमा निकाल चुके हैं हम। क्या आई थी, L³ आई थी। दाब की अगर आपने नहीं निकाली तो दाब का सूत्र में निकाल देते हैं अपन, P = F/A, तो बल का हो गया mLT-2 और एरिया का हो गया L², तो m1 L इनवर्स T इनवर्स 2। ठीक, तो दाब की जगह आया m1 L इनवर्स और आपका T इनवर्स 2। टोटल विमा हो गई m1 L² T इनवर्स। ठीक है, उसके बाद फिर V-B है, यानी कि V = B होगा, और इसकी विमा हो गई L³, तो L³ = B। ठीक है, सब की सब सरल है। ठीक है, तो P प्रेशर F/A। ठीक, तो इस तरह से आपको निकालना आना चाहिए। ये तो एक, इसका एक यूज से अपन ने ये सारी चीजें निकाली है ना, एक एप्लीकेशन, समीकरण की सत्यता की जांच करना। अब दूसरी एप्लीकेशन है कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना। ठीक, अब एक पद्धति के मात्रक को जब आप दूसरी पद्धति में बदलने की बात कर रहे हैं, तो यानी कि हमें कभी CGS से हमें MKS में जाना पड़ता है, या हमें FPS में जाना पड़ता है, तो एक पद्धति से दूसरी पद्धति में मात्रक को बदलना इस विधि से बदला जाता है। वैसे तो मैं आपको डायरेक्टली भी बता सकता हूं, पर मुझे विमाओं के आधार पर इस चीज को समझाना है, तो पहले विमाओं के आधार पर इस चीज को समझ ले। मान लो हमारे पास 1 किलोग्राम है। ठीक, किलोग्राम कौन सी पद्धति में है, तो किलोग्राम हमारी SI पद्धति में। अगर किलोग्राम से ग्राम में जाते हैं तो 100 ग्राम होता है, सब जानते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। अब मैं यहाँ बल का मात्रक लिख लिया, बल का मात्रक लिख लिया 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स 2। अब इसको ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स 2 में आपको कन्वर्ट करना है, कितना होगा। वैसे मैं डायरेक्टली भी निकाल सकता हूं, पर मुझे विमी विधि से बताना। अब ये बल्क का है तो इसकी विमा mLT-2 हमने लिख ली है, यहाँ n यहाँ। अब जब आपको निकालना है तो इसमें एक ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, अब यहाँ भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, तो जो आपका n1 है यहाँ हो जाएगा m1⁴ L1⁴B T1⁴C। यहाँ भी कोई नंबर आएगा तो n2 जो आपको फाइंड करना है, m2⁴A L2⁴B और T2⁴C। ये देखो विमाएं एक जैसी रहेगी दोनों, तो आपको चाहिए n2, तो सूत्र आपने यहाँ बना लेना है m1/m2⁴A और L1/L2⁴B और T1/T2⁴C। अब देखो ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि कई बार हमें ऐसा लिखा जाता है कि 1 जूल बराबर कितने अर्ग। अब हमें ये पता रहता है कि जो जूल है, जूल कार्य का मात्रक है। अब और कार्य का जो विमेय सूत्र है वो हमें याद, वो क्या है, m1 L² T इनवर्स 2। यानी इन ABC के मान हमारे पास,
आप देख रहे हैं कि m के ऊपर 1 है, तो a का मान हमारे पास 1 है, b का मान हमारे पास 2 है और c का मान हमारे पास -1। अब अपने को ये कहाँ पर है, तो ये SI में है, और SI से कहाँ जाना है, हमें CGS में जाना है, क्योंकि अर्घ CGS में अभी हम सीख रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ें नहीं है, डायरेक्ट भी सिखाऊंगा, ठीक है। अभी विमी विधि से सिखा रहा हूँ, डायरेक्ट भी बता दूँ। अब यहाँ आ जाएगा ऊपर, जैसे SI पद्धति में द्रव्यमान के लिए किलोग्राम होता है और CGS में ग्राम होता है, यहाँ 1, इसमें लंबाई के लिए मीटर होता है और इसमें सेंटीमीटर होता है, और इसमें समय के लिए सेकेंड और इसमें भी सेकेंड, ऊपर पावर, ठीक है। इसकी पावर 1 की पावर कुछ भी आ जाए, एक जैसा ही है। अब किलोग्राम को अब बदलोगे तो 1000 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसल, और यहाँ पर 100 सेंटीमीटर, इससे ये कैंसल, तो कितना हो गया ये 10 की घात 5, ठीक। ग्राम सेंटीमीटर 10 की घात, सॉरी ऊपर है ना, इसमें स्क्वायर है तो 2 बार जाएगा, है ना, 10 की घात 7, ठीक। इसी टाइप से इसको भी बदल के देखिए। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट बताना चाह रहा हूँ, है ना, मैं आपको इसको डायरेक्ट बता देता हूँ कि डायरेक्टली कैसे करेंगे आप। अब हमें डायरेक्ट करना है, तो डायरेक्ट पर अगर हम आए, है ना, अब डायरेक्ट इसी चीज को डायरेक्टली कर लेते हैं। डायरेक्टली जब आप करोगे तो कैसे होगा ये, थोड़ा सा एक से, ठीक है। अब हमें डायरेक्ट करना है, तो जैसे हमने लिखा किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स 2, इसको बदलें आप ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स 2। ऐसे कन्वर्शन बहुत इजी होता है। किलोग्राम में होते हैं, ठीक है, 10 की घात 3 ग्राम, ठीक। मीटर में होते हैं 10 की घात 2 सेंटीमीटर, और सेकेंड तो है ही सही ऐसा, तो टोटल कितना हो गया 10 की घात 5 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स 2। बहुत आसानी से आप लोगों ने निकाल लिया, किसी का भी ऐसे ही आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान सी चीज है कन्वर्शन। तो एक और इसका जो उपयोग है वो आपको बता रहा हूं, उपयोग नंबर 3, ठीक। भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, यानी कि समीकरण प्राप्त करना। इसकी सहायता से आप समीकरण को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपको कहें कि भाई आवर्तकाल पर लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण निर्भर है, ऐसा कह दिया, आपको बोलेगा आवर्तकाल पर उसकी लंबाई और उसका गुरुत्वीय त्वरण निर्भर है, तो आप उसको समानुपाती में रखकर और फिर आप क्या करें कि समानुपाती का चिन्ह हटा दें और इनके यहाँ विमीय सूत्र लिखें। जैसे कि आवर्तकाल का जो विमीय सूत्र होता है वो T1 होता है, नियतांक का कोई विमीय सूत्र नहीं होता है, लंबाई के लिए L होता है। गुरुत्वीय त्वरण के लिए विमीय सूत्र हमारे पास LT, इसकी पावर a है, उसकी पावर b है, तो ये हो जाएगा m⁴a l⁴a t⁴0, है ना, और ये हो जाएगा आपका m⁴0 l⁴b और t⁴। अब m⁴ ये पावर जुड़ जाएगी और यहाँ भी ये पावर जुड़ जाएगी और यहाँ भी ये पावर जुड़ जाएगी। अब इनकी पावर्स में यानी विमाओं की आप क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे, तो a प्लस बी इज इक्व टू 0 और -2b इज इक्व टू क्या होगा 1, तो b इज इक्व टू आप निकालोगे तो -1/2 और ये 1/2 आप यहाँ माइनस पुट करेंगे तो a इज इक्व टू 1/2 आ जाएगा, और ये वैल्यू आप यहाँ इसमें पुट कर दें तो यहाँ पर, तो जब आप यहाँ पुट करोगे तो k l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2 नीचे लेकर प्लस में, तो k√L/g। तो इनकी सहायता से आप भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं। ऐसा डेरिवेशन नहीं आएगा, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ भाई, संबंध स्थापित करके क्यों बता रहा हूँ अभी उसका रीजन पता चलेगा। अब देखो हमने ये जो सब चीजें पढ़ी इसमें हमको कुछ चीजें सीखने को मिली, उसमें से हमें कुछ कमियां देखने को मिली। कमी नंबर 1 शुरू में ही मिल गई थी, जहां मैंने 1/2 mv वर्ग लिखा था और मैंने कहा था इसका नियतांक का मान हम नहीं निकाल सकते हैं। तो विमाहीन नियतांक जो होते हैं, विमाहीन का मतलब जिसकी विमाएं 0 होती है ना, जिसकी कोई विमा
नहीं होती, उनको विमाहीन नियतांक कहते हैं। तो विमाहीन नियतांक का मान इस विधि से ज्ञात नहीं किया जा सकता। दूसरा, इस विधि में हमने एक चीज और देखी कि भाई जहां जाए वहां लंबाई के लिए भी आप एल यूज करते हो, दूरी के लिए भी आप एल यूज करते हो, त्रिज्या के लिए भी आप एल यूज करते हो। तो एक जैसी विमाओं के लिए अलग अलग कोई मात्रक नहीं है। इससे मतलब आप विमाओं से आप ये भेद नहीं कर सकते हैं कि वो कौन सी राशि है। ठीक है, अगर एल लिखा है तो आप उसको लंबाई ही मानेंगे, एल का वर्ग। ठीक, तो विमाओं से आप भौतिक राशियों का पता नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, हर परिस्थिति में ना, ऐसा नहीं है कि पता नहीं लगा सकते, लगा तो सकते हैं पर हर परिस्थिति में नहीं लगा सकते। उसके बाद इसमें अगर हमारे पास एम, एल और टी के अलावा कोई आता है, ठीक है, के अलावा हम समीकरण प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। इसके अलावा समीकरण प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। अगर एमएलटी के अलावा कोई आ गया, जैसे जहां पर विद्युत धारा ही आ गई, तो फिर उसके लिए आप कोई समीकरण इससे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और यहां जैसे अपन ने समीकरण प्राप्त किया तो ये गुणे में था, एल इसके साथ, तो गुणन में होना आवश्यक है ना। समीकरण जो भौतिक राशि पर जिस भौतिक राशि में संबंध निकालना है, राशि में संबंध निकालना है, वह गुणन में होना चाहिए। जैसे एल जी के साथ गुणन में था, गुणन में होना चाहिए, अन्यथा समीकरण स्थापित नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जैसे पदों में आ गई ना कोई, जैसे ये दो पद आ गए यहाँ जुड़े हुए, योग अंतर आ गए, तो योग अंतर आ जाते तो फिर आप ज्ञात नहीं कर सकते, है ना। योग या अंतर आ जाए तो फिर आप इस विधि से उसमें निकाल नहीं पाएंगे कि भाई कैसे होगा, है ना। योग और अंतर आ जाए तो अपन पता नहीं लगा सकते। इसमें अगर आपका साइन थीटा आ गया, कोस थीटा आ गया या लोग आ गए, तो उस परिस्थिति में भी आपने निकाल सकते हैं। इससे आप ये पता नहीं लगा पाएंगे कि यह सदिश हैं या फिर अदिश हैं। तो ये इन राशियों की क्या है, सीमाएं हैं। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट में एक के बाद एक क्लियर किए हैं। ठीक है, फिर भी कुछ अगर रह भी सकता है, पर आप लोग को मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि कुछ भी नहीं बचे। ठीक है, अब बात करते हैं सार्थक अंकों की, जो सेकेंड टॉपिक है आपका। मैंने कहा है कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपका इसमें एक बेस बिल्डअप हो जाए। ठीक, बाकी वो तो बाकी चीजें तो आप समय के साथ साथ धीरे 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 जैसे करेंगे तो आप सीखते जाएंगे। दोस्तों, आप कभी भी आपकी जो स्केल होती है, मीटर स्केल, उससे आप मेजरमेंट करते हैं। मान लें मैंने स्केल से किसी का मेजरमेंट किया, वो आया 1.2। अब 1.2 जब हमने मापा तो ये हमारा पीछे वाला जो अंक है ये डाउटफुल है, इस पर हमें शंका होती है। हमारी जो स्केल थी, मीटर स्केल, वो तो ऐसी थी, उसमें इस एक के बाद आपका जो मेजरमेंट है वो यहाँ कहीं इनके बीचों बीच यहाँ कहीं आ रहा है। अब आप इस कंफ्यूजन में है कि आप यहाँ पर एक लें या दो लें, तो आप लोगों ने यहाँ पर 1.2 ले लिया, आपने यहाँ पर 1.2 ले लिया। अब आपका मन कर रहा है कि यार थोड़ा सा वन के नज़दीक भी तो था, 1.1 भी तो ले सकते थे। तो इस वाले पर हमेशा हमें शंका रहेगी, है ना, और ये डाउट रहेगा और यह अविश्वसनीय है। ये अविश्वसनीय है, इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। पर ये जो आगे वाला अंक है ये हमें विश्वसनीय है, हमें बिल्कुल लगता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है। तो विश्वसनीय और अविश्वसनीय अंकों से जो अंक बनता है उसको आप सार्थक अंक कहते हैं। ठीक, अब जिस अंक के अंदर जितने ज्यादा सार्थक अंक होंगे वो उसको उतना ज्यादा एक्यूरेट माना जा सकता है। पर इन सार्थक अंकों को गिनने के भी नियम हैं,
सार्थक अंकों को गिनने के नियम हैं, तो पहले सार्थक अंकों को गिनने के नियम आपको बता दूं, फिर मैं आपको इनका पूर्णांकन करना सिखाऊंगा और फिर इनसे रिलेटेड सवाल करना भी सीखेंगे। दोस्तों, अब नियम ये कहते हैं कि जितने भी अशून्य होते हैं, सभी अशून्य सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, सभी अशून्य सार्थक होते हैं। उदाहरण ले, उदाहरण के लिए मैंने लिखा 1456। तो आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो आप कहिएगा कि 4 सार्थक। या मैंने यहां लिखा कि 14.56, तो इसमें भी 4। यानी दशमलव का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दशमलव के स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, तो एक बात हो गई। अगली चर्चा में हम आए, तो अगर मैं यहां लिखूं कि 0.0000456, जो दाईं ओर जीरो आ रहे हैं, जो दाईं ओर जीरो आ रहे हैं, ठीक है, तो दाईं ओर आने वाली जो शून्य होती है, ठीक है, दाईं ओर आने वाली शून्य, ये वाली शून्य सार्थक अंकों में नहीं गिनी जाती है। ठीक है, तो दशमलव के बाद जो शून्य आ रही है उसको सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता है। एक से कम संख्या में दाईं ओर की शून्य सार्थक अंक नहीं होती। दूसरी कहानी, अब दशमलव वाली संख्या में मान लो हमने ये से लिखा, तो बीच वाले सभी अशून्य के बीच के शून्य सार्थक होते हैं। इसमें कितने हो जाएंगे, तो 3, 2, 5 और 1, 6 सार्थक अंक के। ठीक है, समझ में आ रही होगी कहानी आपको। और भी चीजें ले लें। अब मान लो बिना दशमलव वाली संख्या लिखी, मान लो मैंने लिखा 45, तो अनुगामी शून्य जो है, आगे आने वाली जो शून्य, अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होती है। यानी कि ये जो 0 0 है इनको सार्थक अंकों में नहीं गिना जाएगा। आपसे पूछे इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो आप कहोगे केवल 2 सार्थक। ठीक, और क्या है भैया, अगर मैं इसी में दशमलव लगा दूं, ठीक, तो दशमलव वाली संख्या में अनुगामी शून्य गिनने हैं, वाली में अनुगामी गिनने हैं। अब आपसे मैं पूछूं कि इसमें कितने हैं, तो आप कहोगे कि केवल 4। इसमें देखो दशमलव नहीं थी तो 2 बोले, दशमलव आ गई तो 4। अब आप साइंटिफिक नोटेशन में तो आपको चीजें लिखना आती होगी, मुझे विश्वास है। नहीं आती है तो भी हम सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो जब आप वैज्ञानिक पद्धति में लिखा, मैंने लिखा 1.23 10⁻14 मीटर। दोस्तों, जब भी 10 की घातें इसमें आती है, तो 10 की घातों को सार्थक अंकों में नहीं गिनना है। 10 की घातों को सार्थक अंक में नहीं गिनना है। ठीक, ये सार्थक अंकों की गिनती के नियम है। अब इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न मैं आपको बना कर देता हूं और आपसे पूछते जाऊंगा ताकि आपको कंफर्म हो जाए। यहाँ मैंने लिख दिया 4.586, फिर मैंने लिख दिया 45008, या मैंने यहाँ लिख दिया 45000। ठीक है,
फिर मैंने यहाँ लिख दिया कि 89600 और इसी नंबर के आगे मैंने लिखा 8.9600 और एक और प्रश्न बना ले पांचवा कि 8.9 10⁻16। अब आपसे पूछा गया कि इनमें सार्थक अंकों की संख्या बताइए। तो पहला जो प्रश्न है कि 4.586 सभी अशून्य है, तो सभी अशून्य सार्थक अंक होते हैं, हमने पढ़ लिया। तो इसमें कितने, 4 सार्थक अंक। अगले वाले में हमने कहा कि जब बीच वाली शून्य आती है तो वो गिनना है दो अशून्य अंकों के बीच, तो 2 और 2 4 और 1 5 सार्थक अंक इसके अंदर। इसके अंदर तो पीछे वाले शून्य नहीं गिनने हैं क्योंकि इसमें दशमलव नहीं है, तो 2 सार्थक अंक। इस वाले में कितने, तो 3 सार्थक अंक। इस वाले में कितने, तो इसमें 3 और 2 5। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें दशमलव आ गया। 10 की घातों को नहीं गिनना है, अर्थात इसमें 2 सार्थक। ठीक, अब ये वाली एक आपकी कहानी हो गई, सार्थक अंक कैसे गिनना है वो आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको एक नया टॉपिक बताता हूं जिसको आप कहते हैं पूर्णांकन, राउंड अप। ठीक है, राउंड ऑफ करते हैं हम लोग। तो राउंडिंग जब आप करते हैं, संख्याओं का राउंड ऑफ आपको करना है, तो उसके लिए नियम आप बचपन से वैसे पढ़ते आए हैं, पर पहला नियम जो है आपका, यदि छोड़ने वाला अंक, छोड़ने वाला अंक 5 से कम हो तो संख्या का पूर्वगामी अंक अपरिवर्तित रहता है। जैसे मैंने यहां लिखा कि 2.48। अब मुझे इसे 3 सार्थक अंकों में बदलना है। मान लो कितने में बदलना है, 3 में। 3 में बदलना है तो मुझे ये पीछे जो 3 है ये छोड़ना पड़ेगा, है ना। और ये जो 3 है ये 5 से कम है। 5 से कम होने का अर्थ है कि इसको आपको छोड़ देना। तो ये अब आ गया 2.4। ठीक, आप सोचेंगे कि ये तो हमें आता है, बिल्कुल आता है। ऐसा भी आएगा अभी जो आपको नहीं आता है। यदि छोड़ने वाला अंक 5 से अधिक है, तो पूर्वगामी अंक में 1 बढ़ाएंगे। उदाहरण ले लेते हैं। हमने यहाँ लिया कि 4.8966 इस तरह से, आगे 7 भी ले लो। अब इसको भी मैं 3 अंकों में बनाना चाहता हूँ। 3 अंकों में बनाना है तो फिर छोड़ने वाला अंक आपका 6 है और 6 से पूर्वगामी अंक 9 है। 6 से पहले 9 है। ठीक, तो अब मैंने ये कहा है कि इसमें 1 बढ़ाना है, तो इसमें 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 1 10। तो 4.90। यस, और एक और चीज है कि यदि छोड़ने वाला अंक 5 हो, यहां आपको ध्यान रखना, छोड़ने वाला अंक 5 अगर ऐसा है तो आपको देखना है कि जो पूर्वगामी अंक है, क्या देखना है, पूर्वगामी सम है या विषम। अगर सम है तो अपरिवर्तित, जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे, और विषम है तो 1 बढ़ेगा। ठीक है, कैसे, उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के लिए हमने लिखा
2.665। ठीक, अब यहाँ इसको भी 3 सार्थक अंकों में बदल रहे हैं, है ना। 2 में बदल सकते हैं पर मेरे को 5 वाला मैंने ले लिया। तो अब आपने इसे 3 में बदलना है। तो 3 में बदलना है, इसका मतलब अब आपका छोड़ने वाला अंक कौन सा है? 5। 5 के आगे 6 है, 6 सम के विषय में, तो 6 सम है। सम है तो सम में आपको कुछ भी नहीं करना, तो इसको 2.66 लिख सकते हैं। या मैं इसकी जगह और एक उदाहरण लूं, यहां मैंने लिखा 635, इसी चीज का ले लिया। अब यहाँ छोड़ने वाला अंक 5 है, यहाँ छोड़ने वाला अंक 5 है, पर इस 5 का पूर्वगामी कौन है? विषम है। विषम होने की वजह से यहाँ एक बढ़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2.64। ठीक, इस तरह से आपको पूर्णांकन करना है। ये पूर्णांकन के नियम भी क्लियर हो गए। अब पूर्णांकन के नियम क्लियर होने के बाद अब है मजा सवाल हल करने का, है ना। अब सवाल करेंगे भैया इससे रिलेटेड। पहले अपन योग और अंतर की बात कर लें। तो योग व अंतर, ठीक है। अब योग और अंतर में क्या है, ध्यान रखना है कि जिसमें सबसे कम, है ना, अंक दशमलव के बाद हो, ठीक, उसको उस अंक में क्या करना है, उस अंक में राउंडिंग करना है। उदाहरण लेते हैं भैया। उदाहरण के लिए हमारे पास है 2.3, 4.62 प्लस 2.569, ये हमने लिखा है और आप तीनों को जोड़ना है। जोड़ तो आपको आती ही होगी भैया, मेरे को बताना है कि उचित सार्थक अंकों में इनका उत्तर क्या होगा। तो जोड़ आती ही होगी, पर जोड़ लेते हैं। 2.3 डेसिमल के एक के नीचे एक लिखते चलो, और क्या करना है। 2.569, ये होगा 9, 6 2 8, 6 5 11 और 3 14, 1, यहाँ हो गया 3 4 7 7 2 9। ये तो आपका जोड़ है, पर उचित सार्थक अंकों में आपको उत्तर देना है। मैंने ये कहा कि जिसके अंदर दशमलव के बाद सबसे कम अंक हो, तो सबसे छोटा सार्थक अंक ये है, और इसमें दशमलव के बाद देखो 1 अंक है। बाकी सब में देखो, इसमें 2 अंक है, इसमें 3 अंक है, तो दशमलव के बाद जिसमें सबसे कम अंक है वो ले लिया, तो 1 अंक है। तो हमारे उत्तर में भी दशमलव के बाद उचित सार्थक अंक का मतलब हुआ, उचित सार्थक अंक अर्थात दशमलव के बाद हमारा भी क्या होना चाहिए, एक ही अंक होना चाहिए। तो हमें 9.4, 9 में चलना है। 4 को अब राउंड अप करते हैं। हमारा छोड़ने वाला अंक अब क्या है, 8 है। 8 5 से अधिक है, तो पूर्वगामी में 1 बढ़ जाएगा। तो ये उत्तर है आपका इसका 9.5। ठीक है भैया। एक और नियम है गुणन का, गुणन या भाग। में सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या के अंक लेना है। अब दोस्तों, सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या के अंक आपको लेना है। अब ये कैसे, इसको समझते हैं। मैं पहले आपको गुणा करूं, मान लो 1.2 में 7 का गुणा। अब दोनों का गुणा करेंगे तो 12 7 84, 8.4 होता है।
अब देखो इन दोनों में कम सार्थक अंक किस में है, तो आप लोगों को दिख गए कि भाई इसमें दो सार्थक, इसमें दो हैं और इसमें एक ही सार्थक अंक है। यहाँ एक सार्थक अंक है, यहाँ दो सार्थक, कम किस में है, इसमें। तो हमारा उत्तर एक सार्थक अंक का होना। तो ये जो 8.0 है इसको 8.8 ही लिखना है अपन को, तब जाकर हमारा काम होगा। मान लो ये 1.2 है और इसको आपने 7 से भाग लगाया, ठीक है, 7 एकम 7, बचे कितने यहाँ से 5, ठीक है, और साथ ही 49। अब इसको भी एक सार्थक अंक में लाना है, और अब छोड़ने वाला जो अंक है आपका यहाँ पर 7 है जो कि 5 से अधिक है, तो इसको एक इधर आप बढ़ा सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 2 के लगभग हो जाएगा। तो सार्थक अंकों में जब गुणा और भाग करेंगे तो आपको देखना है कि सबसे कम सार्थक अंक किसके अंदर हैं, और जब हम जोड़ घटाव करेंगे तो ये देखेंगे कि सबसे कम दशमलव किस अंक में है, तो आप कर पाएंगे। तो और भी अपन उदाहरण अगर अपन लेना चाहें तो आपको मैं बना देता हूँ कि उदाहरण के लिए हमने यहाँ लिया 25.86 और 1.267 और 82.8968। अब इन सब को आपको पता लगाना है कि इसमें क्या है, कितना आएगा आंसर। तो जोड़ना तो हम सब अच्छे से जानते हैं, तो जोड़ लेते हैं, और 82.8968, तो जोड़ जुड़ा देंगे तो 13 का 3 हासिल का 1 7 6 13, 13 और 9, 13 और 9 कितने हो गए भैया 22, ठीक, 22 का 2 10 12 और 20 2 7 8 और 10, 10 और 1 11, ये उत्तर होना चाहिए। पर अब हमें ये देखना है कि इनमें सब में से लिस्ट डेसिमल नंबर कौन सा है, तो मुझे लगता है कि ये वाला। इसमें दो सार्थक अंक के डेसिमल के बाद, तो दशमलव के बाद हमारा उत्तर भी दो सार्थक अंकों में जाना चाहिए। अब ये वाला नंबर छोड़ना है अपने को, छोड़ने वाला अंक 5 से छोटा है, तो ये वाला आगे वाला अंक अपरिवर्तित रहेगा, तो 110.02। इस तरह से आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो सार्थक अंकों के गुणन वाली एक कहानी मैंने आपको बता दी, सार्थक अंकों को कैसे गिनना है ये वाली चीज़ भी मैंने आपको बता दी है। अब प्रैक्टिस करते हैं कुछ प्रश्नों की, कि निम्न में से कौन सी भौतिक राशि का मात्रक तो है किंतु विमा नहीं है। उसका मात्रक है और विमा नहीं है, तो अपन देखते चलते हैं। देखो सबसे पहला लिखा गया आपेक्षिक वेग, ठीक है। तो आपेक्षिक वेग की और आपेक्षिक घनत्व और विकृति, ठीक। अगर मैं घनत्व के आपेक्षिक घनत्व का सूत्र लिखूं तो होता है पदार्थ का घनत्व बटे जल का घनत्व। उसी प्रकार से मैं आपेक्षिक वेग का सूत्र लिखूं तो वस्तु का वेग बटे प्रकाश का वेग, और विकृति है लंबाई में परिवर्तन या विमा में परिवर्तन। लंबाई में फिर क्या, वो अनुदैर्ध्य वाला मामला हो जाएगा, तो विमा में परिवर्तन बटे वास्तविक लंबाई, विमा में परिवर्तन बटे वास्तविक विमा। तो द्विमा से विमा कट रही है, यहाँ घनत्व से घनत्व कट रहा है, वेग से वेग कट रहा है, क्योंकि वेग की विमा से वेग की विमा कैंसिल हो जाती है, तो सभी की विमाएं जो है यहाँ पर शून्य आ रही है, ये सब विमाहीन है, ये भी विमाहीन है, ये भी विमाहीन है। प्रश्न से ही पता है कि इनकी, ठीक है, मात्रक है और विमान है। इनका तो वेग का ना तो कोई मात्रक से, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड खत्म, तो इसका मात्रक भी नहीं है और विमा भी नहीं है, इसका भी मात्रक नहीं है, विमा नहीं है। अब आते कोण, कोण बराबर होता है सभी को पता, चाप बटे त्रिज्या, है ना। तो चाप के लिए आप एल यूज करेंगे और त्रिज्या के लिए भी एल यूज करेंगे, तो m0 l0 t0, ये भी जीरो आ रहा है। पर कोण का मात्रक होता है बेटा, कोण का मात्रक रेडियन होता है। तो कोण वो राशि है जिसका मात्रक होता है पर विमा नहीं होती। पूछा जा सकता है ना,
ऐसा कैसा भी आ सकता है। एग्जैक्ट आपको मैं कह रहा हूं, मैं बहुत सारे ऐसे प्रश्न ढूंढ के लाऊंगा जो प्रश्न आपको ऐसे के ऐसे छपे हुए मिलेंगे, ठीक है। और विश्वास नहीं कर रहे आप, बाद में मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइएगा जब आपका पेपर हो जाए तो आएंगे आपके प्रश्न। निम्न में से कौन सी भौतिक राशि का न तो मात्रक है न विमाएं हैं। देखो, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, कोण का मात्रक होता है रेडियन, ठीक। अब कौन सी भौतिक राशि का न तो मात्रक है और न ही विमा है। तो अगर मैं अपेक्षिक वेग की बात करूं, ठीक है, तो जब इसकी तुलना कर रहे हैं तो यहाँ न तो अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक है और न ही अपेक्षिक वेग का कोई मात्रक है, तो ये दोनों उत्तर आपके यहाँ सही हैं। यांत्रिकी में मूल राशियों की संख्या, मैंने आपको बताया था कि यांत्रिकी के अंदर हम एम, एल और टी का यूज करते हैं। जैसे मैंने उसके अंदर बताया था इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, तो एम, एल, टी, ए का यूज करते हैं, तो वहां 4 मूल राशियां यूज होती है। और थर्मोडाइनमिक में भी 4 यूज होती है, तो यहाँ कितनी यूज हो रही है, तो 3। यांत्रिकी में मूल राशियों की संख्या कितनी है, 3। एक विमाहीन राशि है, कभी मात्रक नहीं होता, सदैव मात्रक होता है। मात्रक हो सकता है, अस्तित्व नहीं है। देखो, अस्तित्व नहीं, इस बात को तो छोड़ दो। एक विमाहीन राशि, विमाहीन राशि है, उसका मात्रक हो सकता है भैया। ऐसा नहीं है कि सदैव मात्रक होता है, ये तो सदैव तो नहीं होता है, कभी कभी होता है। कभी कभी मात्रक नहीं होता, ऐसा भी नहीं हो सकता, अस्तित्व नहीं। तो कभी मात्रक हो भी सकता है, जिससे कोण का है, हमने बात करी ना, कोण का मात्रक है। सापेक्षिक घनत्व की विमा, तो सापेक्षिक घनत्व चाहिए तो सूत्र मैंने बताया था, पदार्थ का घनत्व बटे जल का घनत्व। अब घनत्व किसी का भी हो, ठीक है, घनत्व की जो विमा होती है एम एल इनवर्स 3 होती है, और एम एल इनवर्स यहाँ पर भी 3 होती है, तो टोटल 0 ही आती है। मैंने पहले भी अपनी आ चुकी चर्चा में। तो ये एक विमाहीन राशि है, इसकी कोई विमा नहीं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा है, तो इसका जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सूत्र आप लोगों के दिमाग में होगा, नहीं तो मैं लिख देता हूँ, F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। तो G बराबर इसका इंटू इधर कर दीजिएगा, एफ आर स्क्वायर एम वन एम टू। अब देखो, बल की विमा तो रटी हुई सबको होगी, एम एल टी इनवर्स 2। अब दूरी के लिए आप एल यूज करेंगे और द्रव्यमान के लिए एम यूज करते हैं, तो एम 2 बार है तो एम स्क्वायर। ये ऊपर गया तो क्या हो गया, एम इनवर्स, ये हो जाएगा आपका एल क्यूब टी इनवर्स 2, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि यदि किसी भौतिक राशि की विमाएं हैं, तो इसका यहाँ जो लिखा हुआ था एम रेस टू ए, एल रेस टू बी और टी रेस टू सी, ठीक है। तो बल होगा यदि ए बराबर 0, बी बराबर -1। तो देखो, अगर ए का मान 0 है, बी का मान माइनस है, सी का मान माइनस है, तो बल की जो विमा होती है वो क्लियरली है कि एम एल टी -2 होती है। तो यहाँ 1 होता तो हो जाता, ठीक। दाब एफ अपॉन ए हमने पढ़ा था, तो बल के लिए एम एल टी -2 और ए का एल स्क्वायर, तो m1 एल इनवर्स टी इनवर्स 2। हाँ, मिल गया मामला। ये एक, ये और ये, तो ये दाब की होगी। वेग के लिए तो एल टी इनवर्स 1 होता है, पर एल वाली तो यहाँ 0 बता रहा है, तो वेग हो ही नहीं सकता। वेग का विमित सूत्र एल टी इनवर्स 1 होता है। तो बी वाली जो, क्योंकि एम 0 है ना, एम की तो 1 आ रही, तो गलत आ रही है। इसी प्रकार से त्वरण की L1 टी इनवर्स 2 होती है। तो देखो, यहाँ द्रव्यमान की विमा 0 है, तो यहाँ पर यहाँ 1 दे रखी है। यहाँ लंबाई की विमा 1 है, पर यहाँ -1 दे रखी है, और ये वाली मिल रही। बस, तो ये वाला आपका जो है दाब वाला उत्तर इसमें सही हो जाता है। प्लांक नियतांक की विमाएं किसके समान है, पहले प्लांक नियतांक निकाल ले। प्लांक होता है E इज इक्वल टू एच न्यू, एच इज इक्वल टू ई बाई न्यू। E जो है ऊर्जा है, और उसका होगा एम एल वर्ग टी इनवर्स 2, और न्यू है आवृत्ति, आवृत्ति का होता है टे इनवर्स। आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल, आवर्तकाल का टी ऊपर चला गया, टी इनवर्स 1 है ना, यहाँ हो जाएगा अब m1 एल स्क्वायर, ये हो गया आपका टी इनवर्स 1। वेग की विमा एल टी इनवर्स 1 होती है, ये इसके समान है क्या, नहीं है, खत्म विचार। कार्य की विमा एम एल वर्ग टी इनवर्स 2 होती है, क्या ये इसके जैसी है क्या, नहीं है, ठीक। रेखीय संवेग, संवेग P बराबर एम बी, तो एम एल टी इनवर्स 1 एम वी, पी बराबर एम बी,
m द्रव्यमान का m हो गया और वेग का LT इनवर्स 1। क्या इसके जैसी है? नहीं। अब कोणीय संवेग L बराबर P इंटू आर, तो P की तो ये दिख ही रही है आपको, m1 L1 T इनवर्स 1 इंटू ये हो गया L, तो ये हो गया m1 L स्क्वायर T इनवर्स 1। तो ये कोणीय संवेग के बराबर है, यानी कि इसका ये वाला मात्रक हो गया। तो प्लांक नियतांक की विमा किसके बराबर है? तो कोणीय संवेग के बराबर है। संख्याएं दी गई है, 3 सार्थक अंकों तक इनको पूर्णांकित करना है। ठीक है, करते हैं भैया। पहला जो नंबर है इसमें यहाँ देखेंगे कि आपका छोड़ने वाला अंक 5 है। अब जब छोड़ने वाला अंक 5 होता है तो हमें उसकी पूर्वगामी अंक को देखना है। पूर्वगामी अंक क्या है? 4। 4 समय के विषय में, तो 4 सम है। सम है तो कोई बदलाव नहीं करना, यानी 3.84 वाला। तो पहले वाले में यहाँ 5 आ रहा है तो ये तो पिक्चर खत्म हो गई, इसमें भी 5 आ रहा है तो इसकी पिक्चर खत्म हो गई। अब हमारा 50-50 हो गया मामला। अब अगले वाले में चलते हैं, तो यहाँ भी छोड़ने वाला अंक 5 है और इससे आगे आने वाला अंक 3 विषम है। विषम है तो इसमें 1 बढ़ेगा, यानी कि 3.84। अब दूसरे वाला 3.84 इन दोनों में से, तो इसमें है, तो ये वाला 4th वाला आपका करेक्ट हो गया। निम्न में से कौन सा कथन सार्थक अंकों के संबंध में सही नहीं है? 2 अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, बिल्कुल सही बात है, होते हैं। हमने आपको बताया है कि मान लो ये 3 2 है तो सार्थक अंक है। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठीक, मापों में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक प्रतिशत त्रुटि होगी, ये भी सही बात है। 10 की घातों को गिना जाता है जब सार्थक अंकों की संख्या गिनते हैं, ये गलत बात है। 10 की घातों को सार्थक अंक की संख्या गिनते, ये गलत हो गया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।